Jim, we copied both solar wind and penetrometer drum in the ETB. Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. Joe, you have a good picture there. I've got beautiful picture, Dave. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पतंगबाजी को मैंने छत से बार बार नीचे गिरने की वजह से छोड़ा। मुझे बचपन में पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन पतंग लूटते हुए मैं कई मरतबा छत से नीचे गिर चुका था। तीसरी मरतबा छत से नीचे गिरते हुए मैं सोच रहा था कि कटा हुआ पतंग ज़मीन पर बहुत आराम से मज़े ले लेकर तैरता हुआ आता है, लेकिन मैं ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता हूँ और बहुत ज़्यादा चोटें भी लगती हैं। आखिर कुछ चीज़ें ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता गिरती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फ़ौरन गिर जाती हैं। ख़िज़ां के इन पत्तों को देखिए, ये किस तरीके से दरख्तों से टूटते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरते हुए ज़मीन की तरफ आते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में अगर आप इंसान की फ्री फॉल देखें तो आप देखें कि इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ आता है। तो चीज़ें ज़मीन पर मुख्तलिफ रेट से क्यों गिरती हैं, ये आज का सवाल है और इस सवाल को पूछने वाले सबसे पहले थे गैलीलियो। शायद वो भी पतंग उड़ाते थे। उन्होंने ये सवाल पूछा और इस सवाल के जवाब में उनकी बहुत ज़्यादा मदद की न्यूटन ने भी। तो इन दो साइंसदानों ने हमें एक लॉ दिया जिसे लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़ कहा जाता है। इस लॉ को समझने के लिए हम पीसा टावर चलते हैं, जहाँ पर गैलीलियो ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और हम अज्यूम करते हैं कि इस टावर से हम एक बॉल और एक पर फेदर दोनों को गिराते हैं। तो आप देखेंगे कि बॉल जल्दी ज़मीन पर पहुंच जाएगी और फेदर अभी हवा में ही होगा। इसका मतलब यह है कि गेंद जल्दी ज़मीन पर गिर गई, उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा थी और पर की एक्सेलरेशन कम थी। इतने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा जिन आता है और वो ज़मीन की तमाम हवा चूस लेता है। अब ज़मीन पर हवा मौजूद नहीं है, वैक्यूम है, और मैं यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करता हूँ। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मर्तबा दोनों बॉल और फेदर एक रेट के साथ एक ही वक्त में ज़मीन पर गिरेंगे। ऐसा सोचना था गैलीलियो का और इस सोच को तकवीयत मिली मॉडर्न साइंस से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हवा मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है और अगर एक चीज़ हवा में गिरती है तो मॉलिक्यूल्स उस पर एक्ट करते हैं और एक बायोंसी की फोर्स अपवर्ड लगाते हैं।
तो इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है जो कि बायोंसी की फोर्स है और जो कि मॉलिक्यूल्स की रेजिस्टेंस लगा रही है, जबकि वेट इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। जबकि बॉल पर भी अपने वेट की फोर्स यानी कि ग्रेविटी के अंडर वो नीचे भी मूव कर रहा है, लेकिन उस पर एक बायोंसी की फोर्स अपवर्ड भी लग रही है। क्योंकि बॉल की शक्ल ऐसी है कि उस पर बायोंसी की फोर्स अपवर्ड बहुत कम लग रही है और उसकी वजह यह कि वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर रही है, उसकी शक्ल ऐसी है, इस वजह से बॉल ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरेगी। लेकिन पर बहुत से मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब यह कि उस पर बायोंसी की फोर्स ज़्यादा लग रही है ऊपर की तरफ, इसलिए नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ लेके जाती है। इसके लिए आप अर्शिमिदस पर मेरी बनाई गई वीडियो को भी देख सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंट अपोलो 15 के एस्ट्रोनॉट ने किया, जिन्होंने एक हथौड़ी और एक पर को चांद की सतह पर गिराया। क्योंकि चांद पर वैक्यूम था तो दोनों एक ही वक्त पर चांद की सतह से टकराई और मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं। एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ब्रायन एडवर्ड कॉक्स ने, जो कि इंग्लिश के फिजिसिस्ट हैं और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज में काम करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा चैम्बर लिया, उसे हवा से खाली किया, वैक्यूम बनाया और उसमें एक बॉल और पर को नीचे गिराया। इस डॉक्यूमेंट्री को आप YouTube पे बआसानी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों चीजें वैक्यूम में एक ही वक्त पर जमीन पर आके गिरी, जिससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि वैक्यूम में तमाम ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, चाहे उनका वेट मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। और यही बात की गैलीलियो ने। इस स्टेटमेंट को हम लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज कहते हैं। अब सवाल यह है कि वो फॉलिंग रेट है क्या? इसका जवाब तलाश करने के लिए मैं दोबारा आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा, जहां पे लियोनार्डो डा विंची 1452 में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि जब भी हम किसी बॉल को हाइट से नीचे गिराते हैं तो वो वक्त में जो डिस्टेंस कवर करती है वो मुख्तलिफ होता है। मसलन पहले सेकंड में वो 1 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, दूसरे सेकंड में वो दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तीसरे सेकंड में वो 3 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से नंबर बढ़ते हैं, उसी तरीके से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने ये देखा डिस्टेंस ऑड नंबर्स में बढ़ता है। तो पहले सेकंड में 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दूसरे सेकंड में 3 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तीसरे सेकंड में 5 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसे लॉ ऑफ ऑड नंबर्स भी कहा जाता है। तो अगर इसी चीज को हम गैलीलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने रैंप पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। हमारे पास यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक बॉल है। तो गैलीलियो ने एज्यूम किया कि ये बॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल करेगी। जैसे जैसे इस रैंप की मैं स्लोप बढ़ाऊंगा तो बॉल और ज्यादा फ्री फॉल करेगी। उन्होंने जब इस बॉल को यहां से नीचे की तरफ गिराया, पहले सेकंड में बॉल इस घंटी को बजाएगी, दूसरे सेकंड में बॉल इस घंटी को बजाएगी, तीसरे सेकंड में इस घंटी को, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में इस घंटी को। और आप देख सकें कि हर सेकंड में, आने वाले सेकंड में डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करी है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। जो गैलीलियो ने एक्चुअल अपरेटस इस्तेमाल किया वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस पर मुख्तलिफ घंटियां लगी हुई हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक इक्वेशन निकाली। और वो इक्वेशन कैसे निकाली? उन्होंने ये देखा कि पहले सेकंड में 1 यूनिट, दूसरे सेकंड में 3 यूनिट, फिर 5 यूनिट, फिर 7 यूनिट, फिर 9 यूनिट। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो पहले सेकंड में 1 यूनिट डिस्टेंस यानी 1 फीट कह सकते हैं, अगर मैं यूनिट फीट ले रहा हूं। दूसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 फीट। तीसरे में उसने 9 फीट, चौथे में 16 फीट, पांचवें में 25 फीट। आप कोई भी डिस्टेंस का यूनिट ले लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो वक्त के साथ साथ हर आने वाले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर टाइम का स्क्वायर है 1 सेकंड और उसका स्क्वायर 1 सेकंड। 2 सेकंड के बाद उसने 4 यूनिट यानी 2 का स्क्वायर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 3 सेकंड के बाद यहां पर 3 सेकंड है तो उसने 9 यूनिट यानी 3 का स्क्वायर 9 यूनिट डिस्टेंस के ट्रेवल किए। 4 सेकंड के बाद उसने 16 यूनिट डिस्टेंस के ट्रेवल किए। 5 सेकंड के बाद उसने 25 यूनिट डिस्टेंस के ट्रेवल किए। तो हम एक सिंपल इक्वेशन निकाल सकते हैं डिस्टेंस की, और वो इक्वेशन ये है कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। टाइम के स्क्वायर के साथ s प्रोपोर्शनल है, और वो कितना प्रोपोर्शनल, उसके लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे c, जिसे गैलीलियो ने निकाला वो डिस्टेंस जो कि उसने पहले सेकंड में इस टावर से
ट्रेवल किया और वो डिस्टेंस गैलीलियो ने निकाला 16 फीट, ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास किसी भी टाइम पर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, जहां पर c 16 फीट है। तो हम ये करते हैं 2 सेकंड के बाद देखते हैं कि उस वक्त कितना डिस्टेंस इस बॉल ने ट्रेवल किया फ्री फॉल करते हुए। तो मैं यहाँ पर t की बजाय 2 सेकंड यानी 2 रखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इसने 64 फीट डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे की तरफ। तो किसी भी टाइम पर मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं। अब हम आते हैं इसकी स्पीड की तरफ कि कितनी तेजी से ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, क्योंकि हमने डिस्टेंस तो किसी भी टाइम पर निकाल लिया, लेकिन हमें यह भी तो देखना है कि उस वक्त में ये कितनी तेजी से बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है। और हमें पता है कि डिस्टेंस को अगर t से टाइम से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। मैं यहाँ पर s ऑफ t को उस पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ct आ जाएगा। अब उसी वैल्यूज को हम दोबारा रखते हैं तो हमारे पास 32 फीट पर सेकंड स्पीड आ जाएगी, और ये स्पीड एवरेज स्पीड है। इसका मतलब यह है कि आपने जो 2 सेकंड का पूरा इंटरवल लिया, इसमें यहां पर जब बॉल शुरू करेगी गिरना उस वक्त इसकी स्पीड कम होगी, फिर ऐसा ऐसा इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर यहां पर तो बहुत ज्यादा स्पीड होगी। लेकिन हमने जो स्पीड ली वो तो ली डेल्टा s ओवर डेल्टा t, यानी पूरा टाइम का डिफरेंस और जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 2 सेकंड और 2 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाली। क्या किसी एक पॉइंट पर मैं स्पीड निकाल सकता हूं? क्योंकि मुझे तो किसी एक पॉइंट पर स्पीड चाहिए, लेकिन अलजबरा यानी जो इक्वेशन हम यूज करें वो एक अलजब्रैक इक्वेशन है, उसके जरिए एवरेज स्पीड तो निकाली जा सकती है, लेकिन साइंसदान उसके जरिए इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी किसी भी नुक्ते पर स्पीड निकालने में कामयाब ना हो सके, और इसके लिए सैकड़ों साल लगे हमें समझने के लिए कि कैसे हम किसी एक नुक्ते पर बॉल की स्पीड निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वो टूल यहां पर दिखा रहा हूं। तो हम ये ज्यूम करेंगे कि आप बॉल को 2 इंटरवल पर ले लें। पहला इंटरवल जो है उसका टाइम है t, और उसके कुछ देर बाद बॉल एक और इंटरवल पर मौजूद है जहां पर टाइम है t प्लस h। तो इन दोनों इंटरवल्स के बीच में जो टाइम है वो h है। एवरेज स्पीड हम जानते हैं s ऑफ t है ct स्क्वायर। अब t की बजाय अगर मैं t प्लस h टाइम की इक्वेशन निकालूं तो यहां पर मुझे जो इक्वेशन नजर आएगी वो c t प्लस h स्क्वायर नजर आएगी, जिसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जो एवरेज स्पीड की इक्वेशन आएगी वो s t प्लस h माइनस एस टी ओवर h आ जाएगी। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लें तो आपके पास 2ct प्लस ch आ जाएगा। तो मेरे पास दोबारा एवरेज स्पीड की एक जेनेरिक इक्वेशन आ गई 2 इंटरवल्स के बीच में। अब मैं ये करता हूं कि h को छोटा करना शुरू कर देता हूं, इस इंटरवल को छोटा करना शुरू कर देता हूं, तो बॉल करीब आ गई, h छोटा हो गया, एवरेज स्पीड अब मुझे छोटे इंटरवल की मिलनी शुरू हो गई। मैं इस इंटरवल को और छोटा कर देता हूं, तो अब आप देखें तो एवरेज स्पीड जो है वो h इंटरवल की बहुत ज्यादा कम इंटरवल की एवरेज स्पीड हमें मिल रही है। और अगर मैं h को 0 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 पॉइंट की एवरेज स्पीड। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि डेल्टा s ओवर डेल्टा t इसलिए नहीं निकाल सकते थे अलजेब्रिक इक्वेशन में क्योंकि डेल्टा s किसी भी एक पॉइंट पर डिस्टेंस में चेंज तो 0 होगा, तो इसलिए ये वैल्यू 0 होगी। और डेल्टा t क्योंकि कोई एक नुक्ते की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें टाइम में चेंज भी 0 होगी। 0 ओवर 0 अनडिफाइंड है, इस वजह से अलजेब्रिक इक्वेशन इसको निकाल नहीं सकती थी। लेकिन अब हमने एक और टूल का इस्तेमाल करते हुए एवरेज स्पीड एट अ पॉइंट निकाल ली है, जिसे डेरिवेटिव कहा जाता है। तो किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हुए हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बॉल की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी साइंसदानों की, और डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है, यहां पर हमारे पास नेगेटिव स्लोप है, इस लाइन की स्लोप 0 है, इस लाइन की स्लोप इन्फिनिट है। लेकिन अगर किसी भी चेंज को कर्व के तौर पर दिखाया जाए तो उसके ऊपर एक पॉइंट को मूव करते हुए आप उसका रेट ऑफ चेंज देख सकते हैं। यहाँ पर देखें रेट ऑफ चेंज 0 है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर पीक पर फिर 0 हो जाएगा, अब नेगेटिव आ गया, अब इस पीक पर फिर 0 हो जाएगा, फिर अब पॉजिटिव होगा रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पर 0 और फिर नेगेटिव रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए हमने डेरिवेटिव का एक टूल बनाया जिसे बनाया न्यूटन ने, और उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे किसी भी एक पॉइंट पर स्पीड को निकाल सकते हैं, जो कि अलजब्रा में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। डेरिवेटिव पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूं, डेरिवेटिव को डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हमें क्या मालूम है। हमें पता है कि उसका डिस्टेंस एट टाइम t
इज इक्वल टू 2 क्या है, 16t² है, और यहाँ से हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से स्पीड क्या है, 32t है, तो t की वैल्यू लगाकर आप उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो मुझे ये भी पता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस वक्त कितनी तेजी से आगे मूव कर रहा है। लेकिन अब तीसरी चीज रह गई और वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को कैसे मेजर किया जा सकता है? अगर हम स्पीड या वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब हमें पता है कि स्पीड की जो इक्वेशन थी वो थी v of t is equal to 2ct। तो हम इसी तरीके से एक इंटरवल लेते हैं और फिर दोबारा उस इंटरवल की स्पीड की इक्वेशन बनाते हैं और एवरेज एक्सेलरेशन दोबारा मेरे पास वही फॉर्मूले के तहत आ जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, बहुत सिंपल है, 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास 2c है। अब यहां पर बहुत अहम कुछ बातें हैं। आप देख सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन में टाइम नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि एवरेज एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 2c। तो हमने डिस्टेंस का जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास स्पीड आ गई, जब स्पीड का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। और एक्सेलरेशन मुझे ये बता रही है एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करती, वो एक जैसी रहती है। चाहे आप टाइम इज इक्वल टू 1 ले लें, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स ले लें, 3, 4, 5, 6 सेकेंड, वो एक जैसी रहेगी। जबकि डिस्टेंस ट्रेवल टाइम पर डिपेंड करता है, उसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा डिस्टेंस ज्यादा कवर किया जाएगा। इसी तरीके से स्पीड भी टाइम पर t पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसको हम डिनोट करते हैं g के साथ, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बताता है। तो आप याद रखिए g इज इक्वल टू 2c। अगर यहां से मैं c की वैल्यू निकालूं जो कि g डिवाइडेड बाय 2 है और बाकी इक्वेशंस में पुट कर दूं, तो आपके पास जो डिस्टेंस की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ g वो निकल आएगी, आपके पास स्पीड की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ g निकल आएगी और एक्सेलरेशन तो है ही g। तो इसका मतलब ये है कि फ्री फॉल जब कोई करती है बॉडी, जब हम उसको ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराते हैं और वो अंडर ग्रेविटी मूव करती है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट पर वो हम 0.5 gt² से निकाल सकते हैं। उसकी स्पीड gt होगी और उसकी एक्सेलरेशन g होगी, जिसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि कैवेंडिश ने निकाली थी। तो क्योंकि एक्सेलरेशन में टाइम का फैक्टर नहीं आता है, इसलिए एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट नंबर विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इस प्रेजेंटेशन को रिकैप कर रहा हूं। तो हमने डिस्टेंस निकाला यानी कोई चीज कितनी दूर तक गई है, फिर स्पीड निकाली कि कोई चीज कितनी तेजी से मूव कर रही है, और फिर एक्सेलरेशन निकाली कि कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, कोई चीज कितनी तेजी से तेज हो रही है, उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड का रिलेशन समझ आ गया होगा। और याद रखिए कि फ्री फॉलिंग बॉडीज में डिस्टेंस और वेलोसिटी हमेशा टाइम के साथ बढ़ते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। और ज़मीन पर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, इसलिए चीज़ें मुख्तलिफ रेट से एक्सेलरेट करेंगी। लेकिन अगर आप ज़मीन से बाहर निकलेंगे या आप ज़मीन पर वैक्यूम प्रोड्यूस करेंगे तो आपको चीज़ें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती हुई नजर आएंगी, जैसे कि हमें चांद पर नजर आई। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचा दीजिए।